हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे क्लासेस। मेरा नाम है राजीव और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला जो आपका यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये यूनिट या ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी आने वाले चैप्टर्स या यूनिट है वो इसी से रिलेटेड होते हैं। और आज की क्लास जो बेसिकली बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड, जिसका पूरी बुक में फर्स्ट बुक में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे किसी न किसी तरीके से चार्ज रिलेटेड होगा। जैसे आप अगले चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, या मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। तो हर जगह पर हमारे जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज वो किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दिख रहा होगा, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, एक इलेक्ट्रो एंड देन स्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड। और स्टैटिक्स का मतलब है जब वो रेस्ट पोजीशन में। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पोजीशन से। किस पोजीशन से? रेस्ट पोजीशन से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो तो उसके बारे में स्टडी करना, वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर है? यानी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें इन वर्ड्स तो किस तरह से करेंगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study about charge, we study about charge when is in state of rest। जब चार्ज हमारा किस पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन में हो, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टडी करना क्या है, बात आती है कि स्टडी हमें करना क्या है। रेस्ट में तो है लेकिन स्टडी क्या करना है? तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी खासियत के बारे में स्टडी करना है, और उसके फिनोमेना के बारे में, यानी किस तरीके के फिनोमेना वो दिखा रहा है। ठीक है, तो फिनोमेना के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में? फिनोमेना के बारे में। फिनोमेना अगर हम कहें तो किस फिनोमेना किस तरीके की फील्ड अराइज कर रहा है, यानी किस तरीके की अराइजिंग फील्ड दे रहा है, वो फील्ड कैसी प्रोड्यूस कर रहा है, या हम कहें पोटेंशियल कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, या अगर हम कहें तो फोर्सेस किस तरीके की दिखा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब वो रुका हुआ है, नहीं रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, स्टडी क्या करना है? उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एंड देन उसके फिनोमेना के बारे में। फिनोमेना का मतलब वो किस तरीके की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किस तरीके की फोर्सेस को शो कर रहा है, पोटेंशियल दिखा रहा है। इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो है हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर है? अब आपको समझ में आएगा कि इस यूनिट में हमें ये मान के चलना है कि हमारा चार्ज किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो आज की क्लास जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को ध्यान से समझिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी पूरी बुक में हर टॉपिक से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहनी चाहिए सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है पहले आप समझिए। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, अंदर की खासियत होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो भी करता है, यानी प्रोड्यूस भी करेगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी करेगा। मैंने क्या बोला कि ये एक मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, या आप इफेक्ट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है या एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं, उसके बाद देन समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक, और आप इंटरनल कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ any matter due to which it produces or experiences
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूस, ये दोनों वर्ड्स मैंने लिखे हैं, प्रोड्यूस करना और एक्सपीरियंस करना। ये प्रोड्यूस भी करता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी करता है किसको? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब आप इस चीज़ को समझिए, जैसे एक चार्ज है, अब मैं दोनों चीज़ों को समझा रहा हूँ कि प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे क्या है। एक यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? ये चार्ज जो है, हमने ये कहा Q1, तो Q1 क्या कर रहा है? Q1 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने ये कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कह दिया मान लीजिए ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड E रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक दूसरा चार्ज आया Q0 जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, Q2 हमने कहा। ठीक है, तो फर्स्ट Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक Q2 चार्ज आया, तो ये Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो एक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा चार्ज जब उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रहा है, तो उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करते हैं, फील्ड कह लीजिए या इफेक्ट कह लीजिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर रहा है और साथ ही साथ दूसरा चार्ज जो इसके फील्ड के अंदर आ रहा है वो उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है? एक्सपीरियंस का मतलब है फोर्स से रिलेटेड है, जो आप आगे पढ़ेंगे कि ये Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की वजह से इस Q2 चार्ज पे एक फोर्स लग रहा था। यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड से रिलेटेड का मतलब है फोर्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फोर्स से रिलेटेड। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ क्या है? एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा चार्ज जो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहा है, ये चार्ज Q2 इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में आया, तो इसने इस चार्ज के Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या किया? एक्सपीरियंस किया। इसी तरीके से हम अपोजिट भी कह सकते हैं कि Q2 भी तो एक चार्ज है, तो इसका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आया, Q1 आया, तो ये चार्ज Q2 अपना एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डाल रहा है चारों तरफ, और उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में Q1 चार्ज आया तो वो उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी एक प्रोड्यूस करेगा और दूसरा जब उसके फील्ड में आएगा तो वो उस चीज़ को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करें तो जैसे आपने एक मैग्नेट देखा होगा। ठीक है, अब एक मैग्नेट लगा, तो हमने एक मैग्नेट देखा, तो मैग्नेट जो है उस मैग्नेट के चारों ओर एक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो क्या करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा ना, इस वाले मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मान लीजिए इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक हम दूसरा ये, तो आप जानते हैं कि रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपेल करेगा ये, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये मैग्नेटिक इफेक्ट चारों तरफ डाल रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दूसरा मैग्नेट आया, तो इस मैग्नेट पे इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा, यानी एक्सपीरियंस किया इस मैग्नेट ने। तो एक मैग्नेट जो है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, यानी प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा मैग्नेट जो है उस चीज़ को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये भी चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये आपके हर टॉपिक में आगे तक के टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर है? तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चार्ज के अच्छी तरह से प्रॉपर्टी। एक बार फिर से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चन को आप बस कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ये किसी भी मैटर की, मैटर अपने आप को कह लीजिए मैटर, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्सपीरियंस भी बोलना है और आपको प्रोड्यूस भी बोलना है कि एक्सपीरियंस भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? यहाँ पे फोर्स रिलेटेड है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चार्ज के हम दो स्टेट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, अब उसके दो स्टेट्स को देखते हैं। स्टेट मतलब उसकी पोजीशन को। एक फर्स्ट स्टेट है जब वो रेस्ट में हो, किस में हो? रेस्ट में। तो हम स्टेट्स देख रहे हैं, स्टेट्स ऑफ चार्ज। स्टेट मतलब वो किस पोजीशन में है, स्टेट्स ऑफ चार्ज, स्टेट्स ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए स्टेट्स ऑफ चार्ज में हमारा जो पहला है जब वो रेस्ट में हो, क्या हो? रेस्ट में। तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट
और सेकंड केस है हमारा चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। एक हमारा चार्ज जब रेस्ट में रहेगा और एक दूसरा केस है हमारा चार्ज जब मोशन में रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है, किस में रहता है, रेस्ट में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस केस में ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं, ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो केवल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज हमारा मोशन में होता है तो वो हमारा दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को भी और मैग्नेटिक इफेक्ट को भी। तो प्रोड्यूस बोथ, ठीक है, बोथ प्रोड्यूसेस, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हमारा चार्ज रेस्ट में, यानी इस यूनिट में हमारा चार्ज किस में है, रेस्ट में, तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो इस यूनिट में सिर्फ हमारा जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और या एक्सपीरियंस करेगा। और अगर चार्ज जब मोशन में रहता है तो वो हमारा दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है। अब मोशन में भी दो केस आते हैं आपके, तो मोशन में दो केस क्या हैं, एक होता है आपका यहाँ पे, अगर हम इसके दो केस बताएं, मोशन के दो केसेस, तो एक आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया और एक दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन को हम और क्या क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। किस वेलोसिटी के साथ चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ये मोशन है किस तरीके का मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा जब चार्ज रेस्ट में था तो ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था। किसका पार्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा जो पार्ट था वो सिर्फ किसका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपको ये बेसिक चीज़ें, आपको ये लगता होगा कि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। तो आप एक एक पॉइंट, छोटे से फिजिक्स में बड़ी चीज़ें तभी आसान बन पाती हैं जब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट में हो, यानी जब वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो किसका पार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। और जब वो मोशन में हो तो वो दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसमें भी दो केस हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कह सकते हैं, इसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ये कैसा मोशन है, और वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये कैसा कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्लियर है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब चार्ज मोशन में होता है तो दोनों ही केस मोशन के, ये यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है वो, ठीक है। तो प्रोड्यूस, यहाँ पे हम कहेंगे प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यही हमारा किसका पार्ट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका पार्ट होता है, जो हमारी थर्ड यूनिट है या जो अब हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के अंडर में आती है। यहाँ पे जो हमारा
चार्ज जो रहता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। क्लियर है। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो वेरिएबल होता है, यानी वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो प्रोड्यूस वेरिएबल, ये तो हेडिंग्स हो गई। आपको 3 तरीके से मैंने बताया हेडिंग्स डाल सकते हो, और ये इसमें पॉइंट होगा जो मैंने एरो लगा के यहाँ लिखा। तो प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे ये वेरिएबल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर है आप लोगों को। और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। किसका पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं लगातार। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंडर में आता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी इस वाले केस में आता है। कोई प्रॉब्लम। एक और चीज़ यहाँ समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोड्यूस होना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 एक्सिस में बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है। आप जानते हैं कि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं और इसको हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कह दिया, यानी ई से डिनोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, जेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ खराब सा हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तीनों आपस में क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। और ये किसका पार्ट होते हैं, तो जब चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये वेरिएबल वेलोसिटी हो या एक्सीलरेटेड मोशन हो। ठीक है, क्लियर है। और जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसके अंदर में कौन सा पार्ट आता है हमारे फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने देखा कि चार्ज के स्टेट को पहले हमने देखा कि 2 स्टेट है, रेस्ट का और मोशन का। मोशन में भी हमने 2 केस देखे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक एक पॉइंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे चार्ज मोशन में, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हमने कॉम्ब को लिया और अपने बालों से रब किया, और रब के केस में रब करने के बाद जो है हमने कागज़ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने देखे, वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। या बलून को हम अपने बालों से रब करके अगर दीवार से स्टिक करवाने की कोशिश करते तो स्टिक हो जाता है। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल हम देखें तो जो भी ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे राइट डाउन कर रखा है, तो इंक जो है बोर्ड से स्टिक हो जा रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बलून को अपने बालों से रब ना करवाएं, ठीक है, और तब हम दीवार से स्टिक करने की कोशिश करें तो वो स्टिक नहीं होता। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि बॉडी पर एटलीस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी होनी चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि एक बॉडी है, ठीक है, एटम है, ठीक है, और इसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन और 5 ही क्या है, प्रोटॉन है, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। क्यों, टोटल मिला के तो ये चार्ज मौजूद है, चार्ज रेस्ट में भी हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपस में इनके बीच में इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर ऑल ओवर एटम की बात करें तो ये ऑल ओवर एटम जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें, एक एटम है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी बॉडी है नेगेटिव चार्ज है। कैसी है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा। क्यों, इस बॉडी पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी, चार्ज बॉडी कहलाएगी। इसका मतलब टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बॉडी एटलीस्ट एक्वायर्ड अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी एक चार्ज बॉडी रहनी चाहिए। न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। कौन प्रोड्यूस करेगा, जब वो चार्ज होगी। क्या होगी, चार्ज, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए आप। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बॉडी हैज एटलीस्ट
बॉडी हैज़ एटलीस्ट कम से कम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या तो एक अमाउंट में यूनिट अमाउंट में उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने चाहिए, यूनिट अमाउंट में उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो हैज़ एटलीस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हैज़ एटलीस्ट एक्स्ट्रा यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट में तो पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहना चाहिए, क्या मौजूद रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मौजूद रहना चाहिए, तब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे सिंपल पहले प्रॉपर्टी कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्या होते हैं हमारे चार्जेस होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो नाम रखे गए हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग रखे गए और आर्बिट्रीली रखे गए हैं। आर्बिट्रीली का मतलब होता है मनमाने ढंग से। किसी एक बॉडी को हमने जब प्रॉपर्टी देखी तो हमने कहा कि एक पॉजिटिव कह दे रहे, एक को क्या कह दे रहे, नेगेटिव कह दे रहे। तो ये जो नाम रखे गए थे नेम्ड बाई, हम इसकी बात करें तो नेम्ड बाई, या इसको थोड़ा सा यहीं ब्रैक आगे लिख देते हैं, नेम्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन आर्बिट्रेली मतलब अपने मन से, ठीक है, मनमाने ढंग से। क्लियर है? किसी चीज़ को हमने एक को पॉजिटिव चार्ज कह दिया, किसी को हमने नेगेटिव चार्ज कह दिया। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। आपको पता है सिमिलर चार्जेस यानी लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें पॉइंट बात कर लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक जो चार्जेस होंगे क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है, यानी जहाँ भी चार्ज रहेगा वहाँ पर मास जरूर रहेगा। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करें कि कहीं मास है तो वहाँ चार्ज मौजूद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है डजेंट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अगर जहाँ भी चार्ज है वहाँ पे मास जरूर रहेगा। क्लियर है? तो पहला हमारा ये था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, दूसरा हमारा ये चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज डजेंट एग्जिस्ट, चार्ज इसके बारे में थोड़ा लिख दे रहे हैं, चार्ज डजेंट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता विदाउट मास। हालांकि ऑल्दो मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं चार्ज है तो वहाँ मास जरूर होगा, लेकिन अगर मास है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास है लेकिन उसका चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा कि जहाँ भी चार्ज होता है वहाँ मास होता है। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए ज़रा। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, और हमने यह कहा, ये बेसिक चीज़ें लेकिन आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक चीज़ें ना पता होने की वजह से हमारे मार्क्स नहीं मिल पाते हमें सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एक बॉडी है, हमने कहा इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे दिया गया तो इस पर 5 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस पर नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे अमाउंट किसका ज़्यादा है, नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसी कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी के मास की बात करें तो इसका मास ज़्यादा है या कम है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ टोटल पार्टिकल्स कितने थे, यहाँ 10 पार्टिकल्स थे और यहाँ टोटल पार्टिकल कितने हैं, 12 हो चुके हैं। कितने हैं, 12 हो चुके हैं। तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
यहाँ पे आपके 10 पार्टिकल्स थे, यहाँ कितने हो चुके हैं 2, इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन को, तो इसने टोटल इसके पास कितने पार्टिकल हो गए 12 पार्टिकल हो गए, तो मास इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज होगा। और हमेशा याद रखिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरे केस की बात करें, एक 5 प्रोटॉन है एक एटम में और 5 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, तो अब इस बॉडी पे 5 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इस पर किसका अमाउंट ज़्यादा है पॉजिटिव का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी, कैसी कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। और अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल है 10 पार्टिकल, और यहाँ कितने पार्टिकल है 8 पार्टिकल है, तो 8 पार्टिकल है यानी पार्टिकल्स कम हो गए तो मास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा मास यहाँ पे क्या होगा आपका डिक्रीज, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाता है, क्लियर है। तो ये बात है आपको क्लियर रखनी है कि जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास ज़्यादा होता है और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास क्या होता है कम होता है। अब 2-3 पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पे ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम होती है, ठीक है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देख लीजिएगा, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे अगर मास की बात करें तो कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन पे कितना मास होता है, तो 1.672 × 10⁻27 kg ये होता है प्रोटॉन का मास। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.674 × 10⁻27 kg होता है, यानी बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, क्लियर ये चीज़ें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, अब तीसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि चार्ज जो है हमारा क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरी प्रॉपर्टी हमारा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब पहले यहाँ पे हम क्वांटाइज्ड का मतलब मीनिंग समझेंगे कि क्वांटाइज्ड की मीनिंग क्या होती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज डिस्क्रीट वैल्यू रैदर देन एनी वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है क्वांटाइज्ड कहलाती है, ठीक है। जैसे आपको इसे मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ, जैसे इवन नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर पहले 0 है, फिर हमने कहा 2 है, फिर 4 है, क्या हम किसी भी नंबर को इवन नंबर कह दे रहे हैं, क्या 0 से 2 के बीच में किसी नंबर को हमने इवन कहा, नहीं, 0 के बाद डायरेक्ट हमने किसको कहा 2 को कहा, 2 के बाद हमने किसको कहा 4 को कहा। इसी तरह से हम बात करें ओड नंबर की, तो 1 है, फिर 3 है, ठीक है, बीच में और कोई नंबर हमारे ओड नंबर नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, मनमाने ढंग से नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये कुछ भी वैल्यू जो होगी वो इसकी वैल्यू हो सकती है, तो उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फिक्स वैल्यू होती है तो उसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड, क्या कहते हैं क्वांटाइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्वांटाइज्ड की मैं मीनिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज, डेट हैज डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन, डिस्क्रीट का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यू हो गया, ठीक है, अलग अलग, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब है अलग अलग कुछ वैल्यू हो यानी फिक्स्ड वैल्यू हो, ठीक है ना। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ना लेकर कुछ डिस्क्रीट वैल्यू जो यानी फिक्स्ड वैल्यू, अलग अलग वैल्यू जो, तो उसी को हम क्या कहते हैं क्वांटाइज्ड कहते हैं, क्या कहते हैं क्वांटाइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने आपको इवन नंबर का एग्जांपल लेके बताया, ठीक है ना। अब हमारा चार्ज भी जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब इसके बारे में समझते हैं। तो चार्ज हमारा क्या है क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज की भी कोई फिक्स वैल्यू होंगी, ऐसा नहीं कि किसी भी वैल्यू को हम चार्ज की वैल्यू कह देंगे, इसकी भी एक क्या रहेंगी फिक्स वैल्यू रहेंगी। अभी फिक्स वैल्यू
होगी कैसे, जैसे हम इवन नंबर है तो इवन नंबर को अब हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाने वाले, सिंपल सा फार्मूला जो आपने 10th में ही पढ़ा, लेकिन उसको पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे इवन नंबर होते हैं तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो आप उसका एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं ना। जैसे इवन नंबर है तो इवन नंबर का आप एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2n, कि कोई इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, 2n। अगर यहाँ पे n की जगह 1 पुट करा जाए तो 2 1 जा 2, n की जगह 2 पुट किया जाए तो 2 2 जा 4, n की जगह 3 पुट किया जाए तो 2 3 जा 6। तो ये सारे नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक हमें जनरल फॉर्म बनाना है चार्ज के लिए भी, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो पहले समझिए, अब चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। तो एनी बॉडी हैज चार्ज, एनी बॉडी हैज चार्ज। अब किसी भी, जैसे यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है कि कोई भी जो इवन नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। हम यहाँ कह रहे हैं ना कि कोई भी इवन नंबर जो है वो किसका मल्टीपल होगा, 2 का। n की जगह 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चार्ज की भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी हम एक मतलब निकालने जा रहे हैं इवन नंबर की तरह, ठीक है, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी इवन नंबर 2 का मल्टीपल है, इसी तरीके से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा, हम ये समझने जा रहे हैं। तो एनी बॉडी हैज चार्ज, any body has charge is always an integral multiple, is always an integral multiple of smallest negative charge, smallest negative charge, ब्रैकेट में यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट, फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट, फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एनी बॉडी है चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर होगा 2 का मल्टीपल होगा, इसी तरीके से जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा इज ऑलवेज, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। अब इस चीज़ को समझिए, चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी, अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है वो तो हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज पाए जाते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वार्क, क्वार्क जो है वो इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाया जाता। 2 क्वार्क मिलकर किसी न किसी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जा रहा है वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया 2n, इसी तरीके से हम किसी बॉडी पे चार्ज का फार्मूला बना रहे हैं कि कोई भी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा किसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल होगा। तो यानी जैसे यहाँ पे किसी भी कोई भी इवन नंबर वो किसका मल्टीपल था, 2 का मल्टीपल था। तो कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो किसका मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब यहाँ पे n से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। और ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट क्वार्क स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, क्वार्क जो होता है वो स्मॉलर देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, बट नॉट फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाया जाता, बट नॉट फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट। क्लियर है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आया कि किस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कुछ भी वैल्यू ना कह के फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा आपको अगर किसी को बेसिक एग्जाम्पल देना हो, नॉर्मल तरीके से समझाना हो, तो आप इवन नंबर का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। फिर हमने देखा इसी तरीके से चार्ज की क्वांटाइजेशन की, चार्ज भी जो होगा किसी बॉडी पे वो कुछ भी नहीं होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब वो होगी कितनी, तो जैसे हमने इवन नंबर को देखा है कि इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, इसी तरह से हमने इसका फॉर्मूला बनाया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। और आगे की ये लाइन ध्यान रखना है, वो ऐसे चार्ज स्मॉलेस्ट नेगेटिव हो जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जा रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और n से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस माइनस क्यों, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी पाए जा रहे हैं जो कि क्वार्क है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते। क्लियर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझा, उसके 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। और n की वैल्यू हमने फॉर्मूला देखा q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से होगी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो +5 है, +5 ही है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी है। n की वैल्यू 5 हो सकती है, या -5 ही है तो हाँ है, अगर +3 है तो वो भी है, -3 है तो वो भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी बॉडी पे चार्ज 1/2 ई है प्लस का, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? n की वैल्यू तो 1 2 3 होगी, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, या ये पॉसिबल नहीं होगी। या हम कहें कि -1/3 ई होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है आप लोगों को? अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि होता है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो हमने 3 प्रॉपर्टी देखी। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी? 2 तरीके के चार्जेस होते हैं। दूसरा हमने देखा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और तीसरा हमने देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब चौथा देख रहे हैं हम, चार्ज हमारा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ये कंजर्व्ड वर्ड आप बहुत पहले से सुनते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब है कि जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसे बाहर सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, बाहर के इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। अंदर में जितना पहले था बाद में भी उतना रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। जैसे 5 लोग किसी रूम में बैठे हुए हैं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो 5 लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनिशियल देखें तो भी 5 थे और बाद में देखें तो भी कितने लोग रहेंगे? 5 रहेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसे बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर के इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। नहीं, जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। इसी चीज़ को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कहते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है? आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की, जो कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है इसे समझिए। चार्ज की चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से, चार्ज की चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को देखें तो उस पर वेलोसिटी के साथ फर्क पड़ता है। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो, वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, इट्स वैल्यू उसकी जो वैल्यू होती है नॉट इफेक्टेड, ठीक है, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता या उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट्स वैल्यू डजंट चेंज, ठीक है। इट्स वैल्यू हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या? वॉट एवर विद द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की चाहे कुछ ही वेलोसिटी, इट वैल्यू डजंट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। जबकि मास जो है, मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से या लाइट के स्पीड के आसपास से भी अगर हम फेंकें तो उसके मास पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हम जो है लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम उसके कंपैरिजन में ना के बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जैसे लाइट की स्पीड को अगर किलोमीटर बदले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर 3 लाख किलोमीटर में भी ना हम 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो उसके मास पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ये हमारा एम नॉट जो है यहाँ पे इनिशियल मास है। क्या है? इनिशियल मास है। तो याद रखिएगा, वॉट एवर विद द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन मास की वैल्यू चेंज होती है। मास चेंज विद वेलोसिटी, मास चेंज विद वेलोसिटी। मास जो है वो वेलोसिटी के साथ क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर हो गया आपको सारे पॉइंट? तो हमने चार्ज देखा कंजर्व्ड होता है, और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज देखा। कंजर्वेशन का मतलब है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा, या हम कह सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चार्ज की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मास की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है। और ये v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड है। किसकी? ऑब्जेक्ट
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो एक कि चार्ज हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये। चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, देखिए जरा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। यहाँ से अगर क्यू की डायमेंशन निकाले तो क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। अब आई यानी ए और टाइम यानी टी, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, ए टी होगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि चार्ज की डायमेंशन ए टी होती है, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी कूलम होगी। ये एसआई यूनिट है, कूलम क्या होती है, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में सारी चीज़ें जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, तब चार्ज की यूनिट आप कूलम कहेंगे, ठीक है ना। कहीं पे भी जब सवालों में न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलम, ठीक है, या मिली कूलम जो भी लिखा रहता है, आप उसको कूलम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट माइक्रो या मिली नहीं होती, कूलम होती है। तो इसलिए आप जो है सारी चीज़ों को कूलम में, माइक्रो हो या मिली हो, सबको आप कूलम में चेंज करेंगे। क्लियर है। कुछ और यूनिट्स होती है वो भी देख लीजिए जरा यहाँ पे। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू। क्या होती है, ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसे, यूनिट कहते हैं इस तरीके से। और 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम वो 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू के क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्लियर है। तो एक ये यूनिट हो गया। एक और यूनिट हम किताबों में देखते हैं जो कि लिखी रहती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। तो 1 फैराडे, या हम कह सकते हैं 1 फैराडे जो है वो कितने कूलम के इक्वल होता है, 1 फैराडे जो होता है वो आपका 96435 अप्रॉक्स ऐसे कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। एक बार इसे आप करेक्ट देख लीजिएगा। तो 1 फैराडे जो होता है वो आपका 96435 कूलम के इक्वल होता है। अब ये 1 फैराडे होता क्या है, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। 1 मोल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे मौजूद जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल में जितने एक मोल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। तो चार्ज की हमने चार्ज देखा कि स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन 80 होती है, यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट की बात करें ईएसयू होता है। 1 कूलम किसके इक्वल होता है, तो 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, तो 96435 कूलम के इक्वल होता है। 1 फैराडे का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर मौजूद जो चार्ज होता है उसी को हम 1 फैराडे कहते हैं। क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने चार्ज के बारे में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, चार्ज के साथ ही साथ हमने चार्ज के बारे में इन डिटेल समझा और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये कुछ आपकी मेजर प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है। आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे काम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।